हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर। नाम तो सुना ही होगा आपने, रोज ही सुनते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है, क्लास 11th का लेक्चर नंबर 9 आज हम करेंगे। और एक दो लेक्चर बचे होंगे इस चैप्टर के, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या लेंगे। तो चैप्टर फ्लो आपने देख ही लिया होगा, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। और आज हम करने वाले हैं विकर या एंजाइम, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम विकरों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे। और उसके बाद एंजाइम ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, मीन्स नामकरण कैसे करते हैं, उसके बारे में और काफी कुछ और। ठीक है, चलिए। तो क्या है एंजाइम्स या विकर? तो अगर आपकी किसी बुक में हिंदी में विकर लिखा है तो इसका मतलब भी एंजाइम से ही है, लेकिन एनसीईआरटी में एंजाइम नाम से ही दिया हुआ है इसको। तो आपको यही ध्यान में रखना है। क्या होते हैं एंजाइम्स? तो एंजाइम्स और कुछ नहीं, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोटीन, ठीक है, वही प्रोटीन जो है वो आगे जाकर कई मॉडिफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, कुछ एंजाइम्स बनाते हैं। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली किसी फंक्शन को, किसी काम को, किसी एक्टिविटी को नियमन करते हैं, नियंत्रित करते हैं और उस एक्टिविटी में भाग लेते हैं। दूसरा, वो किसी ग्लैंड या ग्रंथि से सिक्रीट होते हैं, ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं, जबकि एंजाइम्स ऐसे नहीं है। एंजाइम्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, हार्मोन भी प्रोटीन से बने हैं, लेकिन एंजाइम्स किसी क्रिया में भाग नहीं लेते, वो सिर्फ उस क्रिया को स्पीड देते हैं। कि एक होते हैं ना हमारे दोस्तों में कि कोई हम मस्ती करने जा रहे होते हैं कहीं कि चलो आज शैतानी करते हैं, तो कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो शैतानी में पार्टिसिपेट करते हैं कि हम भी करेंगे, मैं ये करूंगा तू ये कर, ऐसे करके डील कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो बैठ के तमाशा देखते हैं, वो सिर्फ प्रमोट करते हैं, हाँ यार ऐसे कर ले, तू ऐसे कर लेना, तू ऐसे कर लेना, तू उसको मार देना, ऐसे गाइडेंस देते हैं ना, स्पीड पुशअप करते हैं कि ये कर ले, ये कर ले, खुद नहीं करेंगे। वही है ये शैतान टाइप के एंजाइम्स। ये किसी भी रिएक्शन में सिर्फ उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं, मतलब उसको इंस्टिकेट करते हैं कि कर 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 कर, करते कुछ नहीं है, सामने वाले को इंस्टिकेट करते हैं। तो यही एंजाइम का काम है। और जब पूरा शैतानी हो जाती है और डांट पड़ने का काम आता है तो वो पीछे हट जाता है, मैम मैंने तो किया ही नहीं था, ये तीनों ही कर रहे थे, ठीक है। तो वो डांट किसको पड़ती है? सामने वाले तीन को, जो उनको सिखा रहा था उसको डांट नहीं पड़ती है। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं? जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद जब उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये एंजाइम वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट से अलग हो जाते हैं। ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये कभी इस रिएक्शन में थे भी या नहीं, ठीक है। तो यही एंजाइम की कहानी है। बड़े ही ये शैतान किस्म के जो हैं प्रोटीन्स हैं, ठीक है। जबकि हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, जैसे कि आपके एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये सारे हार्मोन्स, ठीक है। विकर जैविक उत्प्रेरक होते हैं। जैविक उत्प्रेरक का मतलब अभी जस्ट मैंने समझाया, ये क्या है? एक उत्प्रेरक है, यानी कि कैटालिस्ट है, किसी रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, उसको इंस्टिकेट करते हैं कि चलो जल्दी से अपनी एनर्जी बढ़ाओ, दोनों मिलके कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाओ, या कोई प्रोडक्ट टूट के नया दो प्रोडक्ट बनाओ। तो उसको क्या करते हैं? उत्साहित करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। लेकिन उत्प्रेरक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजिकली हम उत्साह वर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है। एक्साइटेड करते हैं ऐसा नहीं लिख सकते। जो जैव क्रियाओं की गति क्या करते हैं? एक तो गति को तथा विशिष्टता को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। या तो गति बढ़ाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, या फिर उसकी विशिष्टता को नियंत्रित करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनना है, कौन सा नहीं बनना। परंतु स्वयं नष्ट नहीं होते, खुद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, खुद वापस एज इट इज अपनी सिचुएशन में आ जाएंगे। जब एंजाइम की हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। एंजाइम केवल जीवित कोशिकाओं में ही बनते हैं। एक और चीज, एंजाइम्स कहां मिलेंगे? सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, है ना, नॉन लिविंग थिंग में नहीं मिलते। अतः यह रासायनिक उत्प्रेरकों से भिन्न होते हैं। क्या है भाई? ये कह रहा है कि ये सिर्फ लिविंग थिंग में मिलते हैं, और लिविंग थिंग में जो भी रिएक्शंस हो रही है, जो भी जैव प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उनमें एंजाइम्स काम में आ रहे हैं।
लेकिन बाहर अगर आप कोई लैब में कोई चीज करवा रहे हो, है ना, कोई केमिकल मिला के कोई तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये उनसे डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे आप एंजाइम को जब काम में ले भी रहे हो, आप बोलो कि नहीं आजकल तो बड़ा एडवांस जमाना है, हम एंजाइम बना भी सकते हैं। आप वो एंजाइम बना भी सकते हो, लेकिन वो बनाओगे कहाँ से? लिविंग थिंग से ही बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप लैब में एंजाइम बना लोगे। तो बाहर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनमें एंजाइम्स अगर आप काम में भी ले रहे हो बना के, तो वो एंजाइम्स फिर भी क्या कहलाएंगे? लिविंग थिंग से बने हुए ही कहलाएंगे। बाहर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उनसे एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं बिल्कुल डिफरेंट होती है। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन अनेक एंजाइमों में एक गैर प्रोटीन भाग भी होता है। अब हर एंजाइम दो चीजों से मिलकर बना होता है। एंजाइम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं प्रोटीन पार्ट, भाई एक तो प्रोटीन रहेगा ही क्योंकि प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन दूसरा प्रोटीन के साथ कई बार कुछ और चीजें भी मिक्स हो जाती हैं और उन चीजों को हम कहते हैं सहकारक। सहकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स। कई बुक्स में आपको ये एंजाइम की जगह होलो एंजाइम लिखा हुआ भी मिलेगा। और इस प्रोटीन पार्ट की जगह एपो एंजाइम भी लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो चीजों से मिलके बने होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो दो चीजों से मिलके बने होते हैं। एपो एंजाइम जिसको हम नॉर्मली प्रोटीन कहते हैं, और दूसरा है सहकारक एंजाइम। कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एंजाइम्स बना लेते हैं, उनमें कोई चीज जुड़ती नहीं है, जैसे कि पेप्सिन है आपके इंटेस्टाइन में जो पाया जाता है ना, ट्रिप्सिन है, ये डायरेक्ट प्रोटीन है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। प्रोटीन थी, प्रोटीन से एंजाइम बन गया। लेकिन कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के बाद उनमें कुछ ना कुछ ऐड होता है। अब ये जो ऐड होने वाली चीजें हैं, जुड़ने वाली चीजें हैं, ये सहकारक कहलाती है। अब ये सहकारक कुछ भी हो सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अनेक एंजाइम में एक गैर प्रोटीन भाग कौन है? सहकारक। ठीक है, इस अप्रोटीन भाग को प्रोस्टेट समूह भी कहते हैं। लेकिन कब? प्रोस्टेट समूह क्या होते हैं? प्रोस्टेट समूह ऑर्गेनिक भाग होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि सहकारक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो एक कार्बनिक पदार्थ होगा लेकिन प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा। अब ये प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है? ऐसे समूह जो कार्बनिक होते हैं और एंजाइम में जो प्रोटीन है उसके साथ दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। मतलब इनका जो रिश्ता है वो जन्म जन्म का साथ है, बिल्कुल आसानी से हटते नहीं है, चिपक गए तो चिपक गए, चिपकू टाइप के एकदम। ठीक है, ये एंजाइम के साथ बिल्कुल कठोरता से जुड़े रहते हैं। इनको अगर आप अलग भी करना चाहोगे तो आपको बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है। उनको कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं सह एंजाइम भी कहते हैं। ये थोड़े से लूज होते हैं, ठीक है, आसानी से जुड़ते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन कई बार तीसरे जो प्रोडक्ट होते हैं ये हो गए आपके सह एंजाइम्स। तीसरे होते हैं धातु। अगर आप किसी धातु को प्रोटीन के साथ जोड़ के एंजाइम बना रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका धात्विक एंजाइम। अब प्रोस्टेटिक ग्रुप भी हो सकता है, सह एंजाइम भी हो सकता है और धातु भी हो सकता है। धातु का क्या एग्जांपल है? जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हिम जो होता है वो धातु होता है, वो एक ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, तो वो क्या हो गया? हीमोग्लोबिन हो गया। इस तरह से, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं या एंजाइम से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। जस्ट अभी मैंने कहा कि इनका जो रिश्ता है वो बहुत ही कठोर है, ठीक है, आसानी से आप इनको अलग नहीं कर सकते। कुछ प्रोस्टेटिक समूह धात्विक यौगिक भी होते हैं, ठीक है। अभी मैंने जस्ट कहा कि अगर धातु जोड़ देंगे तो धात्विक ग्रुप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है आयरन पारफायरिन, जटिल साइटोक्रोम विकरों का प्रोस्टेटिक समूह है, आयरन पारफायरिन। अब ये पारफायरिन को आपको हो सकता है कहीं लिखा हुआ मिले आयरन पोरफायरिन। अब इसमें ये जो आयरन ग्रुप है, आयरन का मतलब लोहा,
Fe ग्रुप। तो ये Fe ग्रुप क्या है? धातु है। तो यहाँ पे प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या हो गया? धातु हो गया। एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है। ठीक है, जस्ट मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड पे लिखा है कि इस प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम भी कह सकते हैं। तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं, यानी कि नॉर्मल वाला एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, समझ में आई इक्वेशन क्या है? इक्वेशन समझ में आई। एंजाइम्स जिसको हम क्या कह सकते हैं? होलो एंजाइम भी कह सकते हैं। क्या हो गया है उसका? एपो एंजाइम्स, जो जनरली क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन का ही निकनेम है, ऐसा समझ लो। प्रोटीन प्लस सहकारक। ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है ये सहकारक के अंदर ही आता है। सहकारक 3 प्रकार के हो गए, प्रोस्टेटिक, धात्विक और को एंजाइम्स, यानी कि सह एंजाइम्स। ठीक है, ये हो गया एपो एंजाइम्स कहलाते हैं। इसके साथ ही एंजाइम क्रिया के लिए अनेक कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक आयन की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम के साथ ढीले रूप से, ये हो गया ढीले रूप से बंधे होते हैं। जो को एंजाइम्स की बात कर रही हूं मैं, सह एंजाइम्स की, वो भी कार्बनिक ही है, लेकिन वो ढीले होते हैं, मतलब कि उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है। और कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। देखो, प्रोटीन के साथ कुछ भी जुड़े उसको हम कोफैक्टर कहेंगे, सीधी सी एक बात है। कोफैक्टर प्रोस्टेटिक भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, और दूसरा कोई अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है। ये समरी है इसकी। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? सहकारक कहते हैं। जैसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर में आने वाली है। आपको मैं ऐसे ही एग्जांपल्स करवा रही हूँ जो आपके आगे वाले चैप्टर में काम आएंगे। एक बार याद हो जाएंगे तो वहां याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो NAD जिसका क्या है फुल फॉर्म? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तथा राइबोफ्लेविन फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि FAD, ये सब फुल फॉर्म आने वाली है आगे, अभी से इनको याद कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया के अनेक ऑक्सीकारक एंजाइम के सहकारक हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम है, जो प्रोटीन ग्रुप है, उसमें जो कोफैक्टर्स हैं वो कौन कौन है? NAD, FAD, राइबोफ्लेविन, ये सब कोफैक्टर की फॉर्म में काम करते हैं, यानी कि सहकारक के रूप में काम करते हैं। अब है एंजाइमों का वर्गीकरण, ये कि क्लासिफिकेशन, और इसी को अगर आप बोल दें कि नामकरण, कैसे नाम देते हैं एंजाइम्स को? नोमेनक्लेचर। विकर जिन पदार्थों पर क्रिया करते हैं, जिस प्रकार की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, अथवा बनने वाले उत्पाद के पीछे एज यानी कि ASE शब्द लगाकर इनका नामकरण किया जाता है। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। क्या करना है आपको? अगर किसी एंजाइम का नाम देना है तो आप क्या करो, या तो वो जिस पे क्रिया कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है माल्टोस। माल्टोस क्या है? पढ़ के आए हैं, एक कार्बोहाइड्रेट है। ये माल्टोस किससे बनती है? तो आपको पता है ग्लूकोज की यूनिट के मिलने से बनती है। अब मुझे इस माल्टोस को डाइजेस्ट करना है, पाचन करना है इसका। तो पाचन करूंगी तो क्या बनेगा? जिससे ये मिलके बनी हुई है ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां बन जाएगी। माल्टेस किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, है ना। ग्लूकोज की जो 2 इकाइयां होती हैं उससे माल्टोस बनता है, ये पढ़ा है हमने कार्बोहाइड्रेट में। अब ये मुझे पाचन करना है, किसका पाचन करना है? माल्टोस का। तो माल्टोस का पाचन के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए। अब मैं इस एंजाइम का नामकरण कैसे करूंगी? तो देखो यहाँ पे लिखा है जिस पर क्रिया कर रहा है, मतलब जिन पदार्थों पे क्रिया कर रहा है। किस पदार्थ पे क्रिया कर रहा है? माल्टोस पे। अब उसके आगे मुझे क्या लगाना है? एज लगा देना है। तो मैं क्या क्या लिख दूंगी एंजाइम का नाम? माल्टेज। माल्टोस का क्या हो जाएगा? माल्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये माल्ट शुगर पे काम कर रहा है। शुगर क्या है? माल्ट। माल्टेज का हमने लिखा था ना माल्ट शुगर, तो माल्ट शुगर, तो ये क्या हो जाएगा? माल्टेज। ये देखो ASE लग गया, इंग्लिश वाले में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ASE लगा दिया। सिंपल सा एग्जांपल है, समझ गए। दूसरा कि ये जिस क्रिया को उत्प्रेरित
कर रहा है। मान लो कोई क्रिया है, जैसे कि ये किसी मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि CH3COOH, इसको जिस सिर्फ एग्जाम्पल की फॉर्म में समझना। मुझे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है ना, मुझे इसमें से CO2 निकालनी है और मुझे बनाना है CH4, ये बनाना है। अब मैंने क्या निकाला इसमें से, आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। अब अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो क्या मैं इसको नाम देना चाहूं तो मैं ये दे सकती हूं डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिल का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप निकाल रहे हैं हम, ये ग्रुप खत्म कर दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी और एज लगा दिया, डी कार्बोक्सिलेज। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल रहा है, उसको हम बोल देंगे डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इस तरह से। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके उत्पाद के नाम पर भी दे सकते हैं, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके नाम पे भी हम दे सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लें हम, ग्लूकोज जो है, एक रिएक्शन है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जैसे पायरुवेट में होता है, अगर मान ले पायरुवेट अम्ल में होता है, तो इस प्रोडक्ट का नाम लेकर भी आप एंजाइम का नाम ले सकते हैं। प्रोडक्ट क्या है हमारा, पायरुवेट, तो मैं इसको ये लिख सकती हूं डाई हाइड्रोक्सीलेज पायरुवेट। तो उसका नाम लेकर भी आप कोई नाम लिख सकते हैं। इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कहां कहां से आप नाम ढूंढ सकते हैं। अब देखो, एंजाइम को नाम देने के बहुत सारे तरीके, ये तो हमने एक तरीका ढूंढा। कई वैज्ञानिक जिससे वो निकला होता है, मतलब जिससे उसकी डिस्कवरी हुई होती है, उसके नाम से भी दे देते हैं। जैसे एक होता है पेपेलिन। पेपेलिन, अब ये पेपेलिन को पेपेलिन नाम क्यों दिया, क्योंकि ये पपाया से निकला हुआ है। पपाया मीन्स पपीता, ठीक है, पपाया से निकला हुआ था तो इसको पेपेलिन नाम दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे नामकरण हैं और अलग अलग साइंटिस्ट जो है या कई लोग इसको अलग अलग नामकरण देते हैं। ठीक है, आप एक ये लिख दो, ये याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट में लिखा है। ठीक है, तो इसी को एग्जाम्पल ले लोगे, एक एग्जाम्पल बहुत है। ये तो मैंने आपको हर लाइन समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था, आप एक एग्जाम्पल लिखोगे तो वो भी बहुत है इस चीज के लिए। अब इसका वर्गीकरण देखो, वर्गीकरण जो है वो क्या, जैसे हमने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा, ऐसे ही एंजाइम्स जो अलग अलग काम करते हैं उनके हिसाब से उनको 6 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं इनके, 6 वर्गीकरण किए हुए हैं। नाम, उनका नाम ही आपको चीजें बता देगा। सबसे पहले आपको लिखना है नाम, कि उसका नाम कैसे क्या है, उसके बाद वो क्या काम करता है और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेस, देखो इसमें 2 नाम आ रहे हैं, ऑक्सी और रिडक्टेस। आपने अभिक्रियाएं पढ़ी है, अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड कहते हैं। तो आपको ये पता है कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन भी होता है, ये क्लास 10 तक आप सब पढ़ के आए। तो यहाँ पे ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं या रिडक्शन करवाते हैं, उन सब को हमने इसमें डाल रखा है। तो देखो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया करवाने वाले या तो ऑक्सीकरण करवा रहे हैं या अपचयन, लेकिन हमें ये पता है कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन होना ही है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा लेने वाला भी होगा। ठीक है, ये बात तो पहले से पता है हमें। इसका एग्जाम्पल क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एज लगा हुआ है इसके पास। एक और है फास्फोग्लिसरेल डिजीनेज, ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है जो आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो हो सकता है वो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे कहीं लिखा हुआ मिले। फिर है ट्रांसफरेज। अब ये ऐसे के ऐसे याद करने पड़ेंगे, इनका मीनिंग समझ समझ के याद करो। ट्रांसफरेज, ट्रांसफर होना, इतना तो समझते हैं ट्रांसफर होना किसको कहते हैं,
एक बंदा कोई एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो उसको ट्रांसफर होना कहते हैं। अब एंजाइम क्या ट्रांसफर करेंगे, तो एंजाइम क्रियात्मक समूह ट्रांसफर करेंगे या कोई समूह कोई ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या करते हैं, यह क्रियात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण समूह जैसे CH3, NH2 आदि का एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण करता है। ठीक है, क्या करता है, CH3 और NH2, जैसे मान लो, अब ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं कि CH3 हो सकता है, NH2 हो सकता है ना, और भी कोई ग्रुप हो सकते हैं, ये एमीन है, ये मैथीन है, मान लो कोई और ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो भाई उसको क्या करना है, एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण करना है। मतलब मान लो CH3 इससे जुड़ा हुआ है, इधर से हटा के इसको इससे जोड़ना है, तो क्या करा, ट्रांसफर करा। तो ऐसे एंजाइम क्या होंगे, ट्रांसफरेज। एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोट्रांसफरेज, ये याद हो जाएगा, फॉस्फो लगाना है, बाकी तो एंजाइम का नाम ऐड कर दो। क्या करते हैं ये, फॉस्फेट समूह का एक अणु दूसरे अणु में स्थानांतरित करता है। अब आप चाहे ये लिख दो या एग्जाम्पल देके ये भी लिख सकते हो, जैसे ग्लूटेमेट पायरुवेट ट्रांसफरेज। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी है, जो भी आपको याद रहे। हाइड्रोलेजेस, अब ये हाइड्रोलेजेस क्या है, ऐसे एंजाइम जो जल अपघटन करते हैं, मतलब जल को जोड़ते हैं और उस प्रोडक्ट जो भी है हमारा या अभिकारक जो भी है उसको तोड़ देते हैं। किसकी मदद से, जल की मदद से जल अपघटन करते हैं, जल ऐड कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो उनको हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो मतलब जल, साइंस में जो वाटर है उसके कई नाम है, एक्वा भी एक नाम है, हाइड्रो भी एक नाम है। भाई ये हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है ना ये वाटर का, अगर साइंटिफिक नेम देखे तो हाइड्रोलेजेस, लेजेस का मतलब जोड़ना, जल अपघटन करते हैं। जैसे सभी पाचक एंजाइम इसी श्रेणी में आते हैं। पेप्सिन, कोई भी आपके स्टमक में जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब जल अपघटन है। ऐसे ही हमने कहा पढ़ा था, लाइसोसोम में भी पढ़ा था, हमने कहा था लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, याद आया, जल अपघटनीय एंजाइम्स, ये उसी कैटेगरी के एंजाइम्स हैं। ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि लाइसोसोम भी क्या करता है, डाइजेशन ही तो करता है, या तो अपने कोशिकांगों को खा जाएगा या फिर वेस्ट और जो भी अंदर आ रहा है सेल के अंदर उसको। फिर है आइसोमरेज। आइसोमरेज याद करो, जब मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला एक जैसा है, केमिकल फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंट है ना, संरचना अलग अलग है इनकी। क्यों, और उसका एक नाम बताया था, क्योंकि ये आपस में समावयवी हैं, यानी कि आइसोमर्स हैं, वहीं से आया है ये आइसोमरेज, यानी कि ऐसे अणु जो आपस में आइसोमरेज हो, समावयवी हो, जैसे एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, तो ये आपस में चेंज हो सकते हैं। फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि भाई अरेंजमेंट में ही तो फर्क आएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज की आपने देखी है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन है, सिर्फ फॉर्मूला तो सेम है, इधर OH निकल के कीटोन पे जुड़ जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यह परमाणुओं का पुनः वितरण करके किसी यौगिक के एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बदल देते हैं। और आइसोमर का मैंने आपको हिंदी बताया था, समावयवी। ठीक है, म्यूटेज फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है। ये भी आपके पिछली आगे जो चैप्टर आएंगे वहां पे काम में, मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल्स दे रही हूँ जो आप एक बार याद कर लेंगे तो दोबारा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये भी आपको आगे याद करना है कि ग्लूकोज 6 आइसोमरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, किसकी हेल्प से, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की मदद से। ये सब रिएक्शंस याद करनी है आगे प्रकाश और श्वसन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है लाइजेज। लाइजेज क्या होते हैं, जल की अनुपस्थिति में वो क्या कर रहा था, जल को ऐड कर रहा था। ये क्या कर रहा है, जल की अनुपस्थिति में, मतलब बिना जल के, बिना H2O के विशिष्ट संयोजी बंधों को तोड़ता है, तोड़ने का काम कर रहा है लाइजेजेस। ठीक है, जैसे हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेट,
हिस्टिडीन के कार्बन कार्बन बंध को तोड़ के हिस्टिडीन व कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। और ये सबसे सिंपलेट एग्जांपल है, इसको जान दो, तेल लेने नहीं याद हो रहा। एल्डोलिसिस याद हो जाएगा, एल्डोलिसिस याद हो जाएगा। कहाँ आएगा ये एल्डोलिसिस? ये आपका एल्डोलिसिस आएगा जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदलते हैं, तब। ये भी सब आने वाले हैं, ये सब आएंगे प्रकाश वाले चैप्टर में, ये अभी से इनको देख लो। लाइगेजेस, सीवेटेसेस जिसको कहते हैं, ये वाला नाम आप छोड़ सकते हैं, नहीं याद हो तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी का दूसरा नाम है लाइगेजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? ये डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं। डीएनए के दो खंड अगर अलग है तो उनको जोड़ देंगे। ऊर्जा के उपयोग से दो अणुओं को तोड़ने की क्रिया को उत्प्रेरित करने व बंध का निर्माण करते हैं, जोड़ने की, सॉरी मैंने तोड़ने बोल दिया, जोड़ने का काम करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीएनए लाइगेज। इसको याद रखें, ये 12th में काम में आएगा। डीएनए लाइगेज दो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम, जैसे मान लो एक डीएनए खंड ये है, एक डीएनए खंड ये है, दोनों को जोड़ना है, तो इनमें फेविकॉल लगाने का काम जो है, क्या है ये? फेविकॉल। ठीक है, फेविकॉल की तरह जोड़ देता है ये दोनों डीएनए को। ये एग्जाम्पल बहुत है, ये वाले वही उन विद्यार्थियों के लिए जो ज्यादा होनहार हैं। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पायरुविक अम्ल को CO2 को जोड़कर ऑक्सोलो एसिटेट बनाता है। ये वाला मेरे ख्याल से बेस्ट है। सब में एक इजी और एक हार्ड दे दिया है मैंने, जहां तक आपको याद रहे। देखो इजी वाला याद कर लेना, और ऐसे एग्जाम्पल्स को मैंने लिया है जो आगे काम में आएंगे। मैं बता देती हूँ, ये वाला आगे काम में नहीं आएगा, ये आएगा आगे काम, ये भी काम आएगा, ये भी काम में आएगा आगे, है ना। और जहां जहां मैं बताती रही हूँ। तो ये थे एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन। तो समझ गए आप क्या है एंजाइम्स? ठीक है, अब एंजाइम्स कैसे काम करते हैं? भाई बच्चे सोचेंगे मैम अपने वो तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगी मैं। ये एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा विश्राम, और बैकलॉग कंप्लीट करते रहो, सिलेबस कंप्लीट करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो।